आप जो आंकड़े बता रहे थे कि 61 से ज्यादा सवर्ण लोग जीत कर आए विधानसभा में जीते हैं। 243 में से 61 से ज्यादा सवर्ण है और यादव 54 है। लोकसभा में भी आपने कोई करामात 5 सीट पिछली बार जीत पाए और वो भी एनडीए के। ये निश्चित रूप से एनडीए की नज़र थी और बिहार में वो चाहते थे कि यदुवंशियों के वोट को तोड़ दें, माने लालू प्रसाद को तोड़ दें, और उसमें कमोबेश वो सफल हो गए। कुल आबादी यादवों की मानी जाती है कि लगभग 16% है बिहार में। ऐसे में लगभग 7 सीटें तो इनके हिस्से में आनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, सीटों के आधार पर भी विश्लेषण, और इसके अलावा पार्टियों का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा। लेकिन जब बात हम बिहार के में हो रहे चुनावों की करते हैं तो जाति जो है वो सबसे ऊपर आ जाती है, क्योंकि लोगों का जो वोटिंग पैटर्न भी होता है वो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में चर्चा ज़्यादा होने लगती है कि किस जाति से कितने विधायक बने, कितने सांसद बने। अब क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, 2024 में होना है, तो ऐसे में पिछले दिन हमने सवर्णों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में, खासकर लोकसभा चुनाव में यादवों के परफॉर्मेंस की। आखिरकार यादव जाति से आने वाले नेताओं का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कैसा रहता है। लेकिन हाल के समय में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि यादवों की धमक लोकसभा के चुनाव में गिरते जा रही है, और खासकर उस गठबंधन का जिसका हिस्सा आरजेडी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं, जोड़ते हैं इनको। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, यादव जाति की राजनीति विधानसभा में तो खूब मुखर होकर दिखाई देती है, लोकसभा आते आते धमक इतनी ज्यादा नीचे की ओर गिरते क्यों जा रही है? बिहार में यादवों की राजनीति शुरू से ही, मैंने आप देखिए राजमोहन जी की, यादवों की राजनीति के बिना बिहार की राजनीति पर बातचीत करना थोड़ा ये लगता है कि उसके बिना कैसे बातचीत होगी। हमेशा से वो डोमिनेटिंग रहे हैं। रामलखन सिंह यादव एक ज़माने में यादवों के नेता होते थे और उनको शेरे बिहार कहा जाता था। तो रामलखन सिंह यादव के बाद यादवों के नेता बनने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की, और कोशिश ही नहीं की, वो बन गए। खाली यादवों की नहीं, माने पिछड़ी जातियों के वो नेता बन गए। उन पर एक है कि उन्होंने एक जुबान दे दी उन लोगों को, और उनके साथ पिछड़ी जातियां हो गईं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की चमक थोड़ी कम होने लगी, धमक उनकी कम होने लगी, यादवों की भी राजनीति में वो कम हुई है। लेकिन आप तो ओवरऑल देखेंगे तो विभिन्न पार्टियों ने यादवों को ज़्यादा सीट दिया है और वो सीट जीते हैं। इसमें आप ठीक ही कह रहे हैं कि जिस महागठबंधन में आरजेडी है, उस गठबंधन में यादव कम जीत रहे हैं। बाकी आप देखें तो उधर यादव जीत रहे हैं। एनडीए में यादव ज़्यादा हैं और वो जीत कर आते हैं। तो एक तो है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति जैसे जैसे वो बीमार हो गए, फिर जेल गए, और एक जंगल राज का जो यहाँ पर चला, दूसरी जातियों में ये हो गया कि केवल अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दिया। लालू प्रसाद यादव ने 17 साल तक शासन किया, तो विभिन्न जातियाँ उनसे नाराज हुई जो उनके साथ कटती चली गईं। तो यादवों का वो जो नेतृत्व था उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि लालू प्रसाद यादव ने केवल अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाया। तो एक वो सवाल था। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने ये सवाल खड़ा किया, यदुवंशियों को एक तरफ करने, अपनी तरफ करने की बात उन्होंने कही थी, और अपने भाषण में कहा था यदुवंशी हमारे साथ आएंगे। उन्होंने आजमाया, रामकृपाल यादव को अपनी पार्टी में ले आए, और उनको जो लालू यादव के खासम खास थे, तो यदुवंशियों पर नज़र तो उनकी थी, एनडीए की नज़र थी, और बिहार में वो चाहते थे कि यदुवंशियों के वोट को तोड़ दें, माने लालू प्रसाद को तोड़ दें, और उसमें कमोबेश वो सफल हो गए। माने उनकी अपनी सीट पर रामकृपाल को खड़ा करके और वो जीत गए। लालू प्रसाद यादव की बेटी वहाँ से हार गई। तो केंद्र में माने 14 के इलेक्शन में और 19 के इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मसले हावी रहे, राष्ट्रवाद हावी रहा, और ये लोगों ने देखा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, उसको वोट करना है। और इस आधार पर देखेंगे तो जब के वो लोकसभा का चुनाव होता है तो वो स्थानीय मुद्दे, बिहार के मुद्दे गौण पड़ जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो जाते हैं। आपने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की चर्चा की, तो एक आंकड़े जो हैं वो मैं आप तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं।
2014 में जब चुनाव हुआ था तो 7 यादव जाति से आने वाले नेता चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी से 4, आरजेडी से 2 और कांग्रेस से 1 थे। जेडीयू से कोई यादव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा था। इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो हर कोई जानता है कि महागठबंधन तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था। उस चुनाव में महज 1 सीट कांग्रेस को मिली थी किशनगंज की, जो कि मोहम्मद जावेद वहां से जीते थे, तो आरजेडी का तो खाता ही नहीं खुला। यानी जो भी उस दौरान यादव जाति से आने वाले नेता चुनाव जीते वो एनडीए के थे और उनका आंकड़ा 5 है, जिसमें 2 जेडीयू से जीते और 3 जो थे वो बीजेपी से जीते। तो इस प्रकार यादव जाति का जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन है वो लगातार गिरते जा रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो 5 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर अभी लोकसभा के सांसद यादव जाति से आते हैं। उसमें मधुबनी से अशोक कुमार यादव बीजेपी के, इसके अलावा मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के, बांका से गिरिधारी यादव जेडीयू के, उजियारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी के, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव बीजेपी के। तो ये लोग वो हैं जो चुनाव जीते और जीतकर लोकसभा पहुंचे, यादव जाति से आते हैं। कुल आबादी यादवों की मानी जाती है कि लगभग 16% है बिहार में। ऐसे में लगभग 7 सीटें तो इनके हिस्से में आनी चाहिए, लेकिन महज 5 सांसद पिछले बार चुनाव जीते, जबकि 5 नेताओं को जो यादव जाति से आते हैं एनडीए ने टिकट दिया था और ये 5 जीत गए। आरजेडी ने 8 नेता जो कि यादव जाति से आते थे उनको टिकट दिया, कोई नहीं जीता। इसके अलावा कांग्रेस ने पप्पू यादव की पत्नी रंजन को टिकट दिया था सुपौल से, वो भी चुनाव हार गई। सीपीआई एमएल के लिए महागठबंधन ने 1 सीट आरा की छोड़ी थी, राजू यादव वहां से उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव हार गए। तो महागठबंधन का परफॉर्मेंस, जिसमें कि एमवाई समीकरण की बात की जाती है, मुस्लिम यादव की बात की जाती है, तो जिसका कोर वोट बैंक आरजेडी का सबसे बड़ा यादव है और उसके कोई भी यादव नेता चुनाव नहीं जीते हैं, तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या यादव आपके साथ है या नहीं है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव अगर यादवों के नेता हैं तो बिहार में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीताना चाहिए था। यादवों को उन्होंने टिकट भी दिया और ज़्यादा टिकट दिया उन लोगों यादवों को। क्या सवाल ये उठता है, आपको लगता है कि यादव पूरी तरह से आरजेडी के साथ है और वो यादव आरजेडी को ही वोट करता है? अब ये तिलिस्म जो है वो उनका टूटने लगा है। देखिए नंदकिशोर यादव बिहार में एक अच्छे कद्दावर नेता हैं। इनको अभी जो केंद्रीय उजियारपुर के जो नित्यानंद राय को एक तरह से एनडीए ने आजमाया है कि उनको केंद्र की राजनीति में ले गए और उनको ये किया कि वो यादवों के नेता उनको बना दें। हालांकि वो यादवों के नेता वो नहीं बन पाए। रामकृपाल यादव 2 बार अपनी सीट जीत गए, लालू प्रसाद यादव के विरोध में लड़के, उनकी बेटी से लड़के वो जीत गए, तो उनका एक अपना कद है, उनको यादव वोट करते हैं। लालू यादव तो पाटलिपुत्र की सीट खुद भी हार गए 2009 में, रंजन यादव से वो हार गए। कोई बड़ा नाम रंजन यादव नहीं थे। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब पाटलिपुत्र वो क्षेत्र माना जाता है जो संपन्न क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या जो यादव संपन्न हो गए हैं वो आरजेडी से दूरी बनाते हैं, वो अपने विवेक से वोट करते हैं? ये निश्चित रूप से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जी। बिहार में जाति की राजनीति होती है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा सोशल इंजीनियर माना जाता था कि वो उस तरह की इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कहाँ कैसे सीट दिया जाए। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा हो रहा है, जैसे पावर हो रहा है, वो एक इलाके को जो डोमिनेट कर रहे हैं वो अपने आप को अगड़ों की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनके पास पैसा हो रहा है, यादवों के पास पैसा बहुत आया जब लालू प्रसाद यादव का शासन रहा और बड़ी संख्या में यादव, बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े लोग, उनके पास पैसा आया। अब वो करने लगे अपने आप को कि वो सवर्णों की तरह एक्ट करते हैं। तो एक शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में यादवों के सीट कम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वो जीत जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र, शहर के आसपास पाटलिपुत्र खुद आप देखें रामकृपाल यादव जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरा कि आप 4% कुर्मी, कहार, कोयरी जो है और 4% जो उनका वोट है, फिर वैश्यों का वोट है, ये सब मिला के भी एनडीए के पक्ष में 12 से 13% वोट हो जाते हैं। सवर्ण उनके जुड़ जाते हैं, भी उन्हीं के साथ हो जाते हैं। तो इससे यादवों का सीट जो है वो यादव अपनी सीट हारते हैं। तो एक तो बात ये आपने बताई कि
जो पीछे के समीकरण रहे उसमें कोयरी, कुर्मी, सवर्ण, पासवान ये लोग एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आरजेडी को या कहिए उनके गठबंधन को, उनके नेताओं को झेलना पड़ता है। लेकिन अब तो समीकरण बदले हैं ना। अब तो कुर्मी आ गए महागठबंधन में। कुर्मी लवकुश का सबसे ज्यादा जो जनाधार की बात करते हैं वो तो नीतीश कुमार हैं। अब वो जब इनके साथ आ गए हैं तो क्या इसका असर पड़ेगा? एक देखिए, अभी आप देखिए कि बीजेपी ने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये अचानक एक व्यक्ति को, माने सम्राट चौधरी को ले आके सामने, और सभी कद्दावर नेताओं को ये निर्देश था कि आप उनके ताजपोशी में आइए, और बेमन से भी लोग आए। और उनको अब देखिए, गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता कर रहे हैं कि बिहार का नेता कैसा हो, तो वो एक नज़र है वही लौह कुश जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी सभा में बोल चुके हैं कि सम्राट चौधरी से हम कोई हमारा विरोध नहीं है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मिले तो वो भी, तो वो वैश्यों की वोट और कुर्मी, कोयरी, कहार की जो वोट जो है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम भी, तो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, कहीं मांझी और आरसीपी सिंह, मैंने कुर्मी के कोई इसके, और कहीं मांझी और वो सहनी फिर पलट गए, तो एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये इस जो वोटों के समीकरण की बात है, यादवों को चेक करने के लिए अगर इस इंजीनियरिंग को कर लिया जाता है कि वैश्य को, कुर्मी को, कहार को, कोयरी को, पासवान को और ये जो मल्लाह हैं, जो सहनी हैं, उनको एक साथ अगर कर लिया जाए तो फिर यादव और एमवाई वोट में वो भी घुस गए हैं। मैंने ओवैसी, हैदराबाद वाले ने ओवैसी घुस गए हैं और वो प्रभावित कर रहे हैं। सीमांचल में उन्होंने प्रभावित किया है और इस बार फिर वो करेंगे प्रभावित, क्योंकि पढ़े लिखे मुसलमान अब इस चीज़ों को समझने लगे हैं कि हमको वोट की तरह यूज किया जाता है। तो ये लालू प्रसाद यादव अब मुसलमानों के और यादवों के केवल नेता रह गए हैं ऐसा नहीं है, उनके और भी नेता खड़े हो गए हैं और वो दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है। आपने जो वो कहा कि आप देखे, आप जो आंकड़े बता रहे थे कि 61 से ज़्यादा सवर्ण लोग जीत कर आए विधानसभा में जीते हैं। 243 में से 61 से ज़्यादा सवर्ण है और यादव 54 है। तो यादवों की जो आबादी सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम और यादव एक साथ लड़ते हैं, तो उनकी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सवर्णों का वो ज़्यादा है। और जबकि लोकसभा में भी वही है। लोकसभा में भी आपने कोई करामात 5 सीट पिछली बार जीत पाए और वो भी एनडीए के। ये निश्चित रूप से एक तो इस बार भी जहाँ तक लग रहा है 14 और 19 की बात, दो पिछले लोकसभा चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, दोनों में राष्ट्रवाद केंद्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे नहीं रहे। दूसरा, केंद्र की राजनीति में कांग्रेस ने भी आरजेडी से किनारा किया है, कई बार किनारा किया है। केंद्र की राजनीति में ये चलन है कि क्षेत्रीय पार्टियों को अब कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने तरीके से भुनाती हैं और अपना अपना केंद्र में शासन चलाने की कोशिश करती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं। तो उनको कम करने के, उनकी ताकत कम करने के लिए कांग्रेस में भी बातचीत चलती है और एनडीए तो कर ही रही है। तो इसी से नाराज हुए नीतीश कुमार कि उनकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए वो किनारे हट गए। तो एक बात यह है कि क्षेत्रीय मुद्दे अब कमजोर पड़ रहे हैं धीरे धीरे, राष्ट्रीय मुद्दे मजबूत हो रहे हैं और राष्ट्रीय मसलों पर जब इलेक्शन लड़े जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और देखिए 2019 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर आप नजर डालिए तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि महज 5 यादव नेता चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और पांचों के पांचों एनडीए के थे, तो 2 जेडीयू और 3 बीजेपी के। लेकिन इसी के अलावा सवर्णों की बात करें तो 13 सीटों पर सवर्ण जीते, जिसमें कि 7 सीट राजपूत जीते, 3 सीट जो है वो भूमिहार जीते। तो अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार राजनीति हो रही है बिहार में। 2 सीट पर ब्राह्मण, 1 सीट पर कायस्थ जीतकर लोकसभा पहुंचे और जातीय समीकरण में पिछड़ों की बात सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अग्रणी जाति के जो नेता हैं वो अग्रणी भूमिका में दिखाई देते हैं, वो ज्यादा सीटें जीतते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। और बिहार की राजनीति में यादवों को आप साइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग हर सीट पर उनका अपना एक जनाधार है और उनके जनाधार के बिना किसी का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तब उसमें कुछ हो सकता है जब उसमें सेंधमारी हो जाए, थोड़ा सा भी वोट बैंक इधर उधर हुआ तो फिर नुकसान आरजेडी को ही झेलना पड़ता है, महागठबंधन को झेलना पड़ता है, एमवाई समीकरण टूट जाते हैं। तो क्या 24 के चुनाव में जो ये अभी गठबंधन बनाया गया है, महागठबंधन जातीय समीकरण के आधार पर, वो जातीय समीकरण को साधने में कितना कामयाब हो पाएगा?
आरजेडी के जो कोर वोटर हैं यादव, वो क्या पूरी तरह से इंटैक्ट होकर आरजेडी के साथ रहेगा, या फिर वही ग्रामीण वाले आरजेडी के साथ शहरी वाले अपने हिसाब से अपना नेता चुन लेंगे? तो फिर उसमें देखना तो पड़ेगा कि नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होगा। फिर बीजेपी भी अपना पूरा जो गेम प्लान है वो तैयार किए हुए, उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अपना पार्टी बना लिया है, तो वो कुशवाहा जाति का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, सम्राट चौधरी भी उसी का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गए हैं तो सवाल यह है कि क्या उनके जाति के पूर्ण रूप से लोग उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो विरोधाभासा इसमें होती ही थी कि कुर्मी कोयरी कभी भी आरजेडी के साथ नहीं। तो अब आरजेडी के साथ हैं तो वोट देंगे या नहीं देंगे, या फिर कुछ और नया रास्ता वो भी तलाशेंगे। तो बहुत कुछ इस बार के चुनाव से पहले जातीय समीकरण को लेकर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, और उसमें यादव जाति को लेकर इसलिए चर्चा छिड़ी है क्योंकि इनकी धमक कम हो रही है लोकसभा चुनाव में। कभी 9 सीट 10 सीट जीतते थे, फिर 7 सीट पे घट के आ गए और अब 5 सीट पर आ गए हैं। तो अगले चुनाव में उनकी धमक क्या उठेगी या फिर गिरेगी, या जहां है वैसे ही रहेगी? आरजेडी से यादव नेता जीतेंगे या पिछली बार की तरह फिर शून्य पर अटक जाएगी? बड़े सवाल हैं। और बिहार की राजनीति है जातीय समीकरण पर हमेशा चलती है। जातीय समीकरण के आधार पर संगठनों का विस्तार होता है, टिकटों का बंटवारा होता है, तो बातचीत तो उस पर करने ही पड़ेगी। और देखना होगा कि आगामी चुनाव में किस प्रकार का प्रदर्शन जातीय गोलबंदी के आधार पर कौन सी पार्टी कैसे करती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।